सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वेव को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल फिज़िक्स वेव इंडिया पर अवेलेबल है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपने कल पढ़ा था कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाती है, उसका मास हमेशा कम होता है या डिक्रीज हो जाता है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है और जो उसका मास है वो इस केस में इंक्रीज हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ रहे थे। इसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, तो कल हमने पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हमें क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि द नेट चार्ज of an isolated body is always remains constant, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि the net charge of a body the charge of the body cannot be, neither be created nor be destroyed. It can transfer, but it can transfer from one body to another, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड मतलब विलगित होता है, हिंदी में इस्तेमाल होता है विलगित, और सामान्य शब्दों में समझे तो मतलब सिंगल बॉडी है। इस सिंगल बॉडी में जितना भी चार्ज है इसका नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ये एक यूनिवर्सल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक यूनिवर्सल थिंग है और सभी जगह ये सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई अर्थ पे ही किसी बॉडी का चार्ज कंजर्व रहेगा, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे चार्ज बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए यूनिवर्स में, किसी भी बॉडी जो आइसोलेटेड है उसका टोटल चार्ज क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहता है या कॉन्स्टेंट रहता है। So charge of body neither be created nor be destroyed, but it can transfer one body to another. और हमें पता है ट्रांसफर कौन होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। प्रोटॉन कभी भी, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक तरह से प्रोटॉन है और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि हमारे जो यूनिवर्स है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है, और उसके कारण वो प्रोटॉन कभी भी उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, और जब बाहर नहीं निकल सकता तो उसका ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ट्रांसफर किसका होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। वो ट्रांसफर कैसे होता है वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसके एक दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम देखेंगे एक रिएक्शन के जरिए में समझाऊंगा आपको। रिएक्शन का नाम है पेयर प्रोडक्शन। बहुत सारे रिएक्शन है इसके जरिए आप कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब देख सकते हैं। एक रिएक्शन यदि कोई भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो उसके अंदर सारी चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसके बाद ही वो रिएक्शन बनती है।
यानी कोई भी, जैसे मैंने अभी पेयर प्रोडक्शन यहाँ लिखा, यानी युग्म उत्पादन, पेयर मतलब युग्म और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, यानी कि इसमें क्या होने वाला है, दो चीज का निर्माण होने वाला है। तो इसमें एक गामा रेडिएशन जिसको हम फोटोन कहते हैं। आप याद रखें, फोटोन एक ऐसी गामा रेडिएशन है जिसका टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और इसका मास भी क्या होता है, रेस्ट मास 0। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि फोटोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो उसका रेस्ट मास है वो सदैव ही क्या होता है, 0 होता है, और उसका चार्ज भी क्या होता है, 0 होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि इस फोटोन का रेस्ट मास क्यों 0 होता है, तो मैं आपको एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, उससे एक फॉर्मूले से आपको एक प्रूव करके बताता हूँ। m बराबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो था m बराबर m0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। वैसे तो हम जानते हैं कि मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कहीं पे भी जाते हैं अपन तो नहीं बदलती। यानी मेरा मास जैसे 60 किलोग्राम है, तो ये मून पे जाने पर भी 60 किलोग्राम ही रहेगा, बस वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बदल जाता है, जिसके कारण मेरा वेट डिफर कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन वो चेंज वेट जो हो रहा है वो ओनली किसके कारण हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो स्मॉल जी होता है उसके कारण हो रहा है। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट ये यहाँ पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि बहुत ज्यादा तेज स्पीड से गति करता है तो उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो मास है वो चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि भाई ये गामा जो रे है ये एक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी होती है उनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, लाइट ही, और लाइट को ही क्या कहते हैं हम, फोटोन कहते हैं। ये सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। गामा रेडिएशन, फोटोन, सूरज से आने वाली किरणें एक ही चीज है, सूरज से आने वाली किरणों को ही हम फोटोन कहते हैं या गामा रे कहते हैं। और ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा किसकी इक्वल होती है, सी के। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यदि इसकी वेलोसिटी, इस गामा रे की वेलोसिटी किसके इक्वल है, सी के, तो इस फॉर्मूले से देखिए आप, इसका जो ये स्पेशल रिलेटिविटी से जो मास आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर की जगह c स्क्वायर लिख दूंगा, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 0, और m बराबर m0 अपॉन 0, ये कितना हो जाएगा m0, इंफिनिटी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, रेस्ट मास। रेस्ट मास निकालना है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, m0 बराबर क्या होगा, ये जो m था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m v की जगह हमको कितना रखना था, c, तो v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं m × 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, कर दिया 1 माइनस 1 0, तो रेस्ट मास कितना हो गया 0। तो जो गामा है, गामा जो रेडिएशन है, रेडिएशन का रेस्ट मास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। m0 यहाँ पे क्या है, इसका रेस्ट मास है, जो हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि गामा रेडिएशन कभी रेस्ट में होती ही नहीं है, वो हमेशा ट्रेवल करती है इससे, स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन उसका मास देखें तो मास कितना होता है, अभी हमने निकाला यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। यानी आप पे कोई गामा रेडिएशन डाल दिया जाए या आपसे इंसिडेंट हो जाए वो, या आप उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो आप पे इनफाइनाइट मास का क्या लगेगा, एक मतलब इनफाइनाइट मास से आप जाके टकराएंगे तो आप वहीं पे ब्लास्ट हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि गामा रेडिएशन आपके अंदर से छेद करके निकल जाए और आप वहीं पे मर सकते हैं। तो ये गामा रेडिएशन किसमें निकलती है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है, हम जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन जो दो रिएक्शन होती है, जिसमें एक बार यूरेनियम जो फ्यूल होता है वो दो दूसरे जो है लाइटर न्यूक्लियर होती है उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है, उस समय गामा रेडिएशन निकलती है। और हमको पता है एटम बम जब फटता है, इस रिएक्शन को हम एटम बम कहते हैं। एटम बम के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर जो फिजन रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड वे में यदि ये रिएक्शन हो जाए तो वो एटम बम का रूप धारण कर लेती है। और एटम बम में जो रेडिएशन निकलता है, ये जो गामा रेडिएशन निकलता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो एक किसी डिस्ट्रिक्ट को पूरा का पूरा उड़ाने में सक्षम होता है, यानी पूरा का पूरा जिला उड़ सकता है, इतना बड़ा धमाका होता है। तो ये रेडिएशन बहुत पावरफुल होती है। ऐसी रेडिएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसका हमने देखा कि चार्ज कितना है, 0 है, और मास, रेस्ट मास कितना है, 0 है। अब याद रखिए रेस्ट मास 0 है क्योंकि वो रेस्ट में होते ही नहीं, बाकी
बाकी मास कैसे हैं, m कितना हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखें आप, अब ये सारी चीजें तो फालतू की बात है क्योंकि हमने इनको, हमारा इस रिएक्शन से अभी इनका कोई लेन देना यहाँ पे नहीं था। हमें तो पढ़ना था कि गामा रे पेयर प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो गामा रे का मास आप याद रखो, आपके नॉलेज के लिए बढ़िया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारे रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो गामा रे जब टूटती है तो दो पार्टिकल बनते हैं, यानी गामा रे यहाँ पे किसका फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, रेडिएशन है। और रेडिएशन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी अब देखो किस में बदल रही है, आपके मास में बदल रही है, क्योंकि ये जो बनाएगी तो ये बनाएगी एक तो इलेक्ट्रॉन और साथ ही उसका एक एंटी पार्टिकल। यानी देखो मैंने दो चीज लिखी है यहाँ पे, ये जो चीज है ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन और ये क्या चीज है, ये कहलाएगा इसका एंटी पार्टिकल, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। ये क्या है, एंटी पार्टिकल है किसका, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। यहां पर जो आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो इक्वेशन है E=mc², वो यहाँ पे वेरीफाइड हो रही है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। हमने अभी तक जो हमारी डेली लाइफ में जो भी फिनोमिना होते हैं उसमें हम मास को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एनर्जी में। लेकिन हमारे को ये पता नहीं है कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में। शायद हमारे जो अर्थ है उसकी जो उत्पत्ति है वो ऐसे हुई हो, क्योंकि जब अर्थ आपको बोला थी तो उस समय क्या था, उसमें गामा रेडिएशन मतलब आग है, बहुत भयंकर आग। जब एटम बम फटेगा तो क्या होगा, आग ही लगेगी ना। इस टाइप की गामा रेडिएशन है। वो गामा रेडिएशन यदि पार्टिकल्स में बदलने लग जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ फिर दूसरे पार्टिकल, प्रोटॉन भी बनेगा, न्यूट्रॉन भी बनेगा, क्योंकि क्वार्क्स बनते हैं। क्वार्क्स की थ्योरी अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दो एक्सेप्शनल वैल्यू होती है। आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे तो क्वार्क्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जब क्वार्क्स के बारे में बताऊंगा तो आपको ध्यान पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हाँ ये एक रीजन हो सकता है अर्थ की, कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है जिसमें जो पहाड़, नदियां, पेड़, हम सब बने हैं, वो उसके पीछे ये रीजन हो सकता है। यानी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मास में। बाकी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बहुत एग्जांपल है। जैसे आप खाना खाते हो आपको बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये क्या मास लिया आपने पेट के अंदर, आपको क्या मिल रही है, एनर्जी। इसी तरीके से हम बाइक या कोई कार या कोई बस में जो पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो हमको वो क्या मिलता है, मैकेनिकल वर्क। यानी वहां पर मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क क्या है, एनर्जी। यानी मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी। उसके ढेर सारे एग्जांपल। मोमबत्ती में क्या होता है, उसका जो केमिकल सोल्यूशन है वो धीरे धीरे पिघलता है तो अपन को क्या मिलता है, एक तो उजाला यानी कि लाइट मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, या फिर साथ में हीट भी। यदि हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ जलने लग जाता है, इसका मतलब हीट भी उससे निकल रही है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। लेकिन एक ही एग्जांपल है जिसमें हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, देख सकते। अब यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन कैसा है इसको समझना है। तो हमने बताया इसका चार्ज कितना होता है, 0। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1। और पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना है, +1, -1, +1। टोटल कितना हो गया, 0। लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज 0 और राइट हैंड साइड में भी चार्ज 0। इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन में चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो ऐसी कैसी एक रिएक्शन और होती है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। बहुत सारे रिएक्शन मैंने आपके नोट्स में लिख रखी है, बीटा डीके, प्लस बीटा डीके, माइनस बीटा डीके, वो आप समझना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आवाज देनी चाहिए भाई, है ना। एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या हो रहा है, यानी जो पेयर प्रोडक्शन हुआ उसी को वापस अपन किसमें बदलेंगे, अब गामा एनर्जी। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हुआ था, ये क्या था,
इलेक्ट्रॉन और वो था उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो ये जब वापस जुड़ जाते हैं, हालांकि ये आसानी से नहीं जुड़ सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इसका तो पता नहीं है अभी, हालांकि कर रहा होता है एग्जिस्ट, क्योंकि जब गामा रे ब्रेक हुई है तो दोनों बने हैं तो दोनों होंगे भी सही। और ये जब मिलते हैं इनको मिलाने के लिए बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये जब भी मिलते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और देखो दो गामा निकलती है, यहाँ पे कितनी गामा रेडिएशन निकलती है, 2 गामा, यानी मास वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम चार्ज कंजर्वेशन चेक करें तो -1 + 1 0 और गामा का तो 0 ही होता है चार्ज, इसका मतलब ये रिएक्शन वापस कैसी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रही है। इसी के साथ एक एग्जांपल अपन और लेंगे, बीटा डीके। देखो एक पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके दो रिएक्शन होती है। ये आपके न्यूक्लियर जब चैप्टर पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी जो न्यूक्लियस होता है वो स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल्स को डीके करता रहता है। स्पॉन्टेनियसली पार्टिकल्स को डीके करने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ पार्टिकल अपने आप ही निकलते रहते हैं, खुद नहीं चाह रहा है कि निकले लेकिन निकलते रहते हैं, क्योंकि वो रेडिएशंस होती है जो अपना आप उससे क्या, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, जिसके कारण उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, कुछ बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं, कुछ गामा रेडिएशन निकलते रहते हैं। ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में। तो वहां पर ये पॉजिटिव बीटा डीके, जब कोई बीटा पार्टिकल निकल रहा है तब क्या चार्ज कंजर्व रह रहा है वो चीज समझना है। तो जब एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में, तो देखो प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को मैं लिख रहा हूं 1p में, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है +1, इलेक्ट्रॉन में चार्ज -1, तो प्रोटॉन में चार्ज कितना +1। और एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास को बताता है, प्रोटॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होंगे 0, प्रोटॉन में 1 प्रोटॉन ही होगा, इसलिए इसका मास भी कितना है 1 ही। अब देखो न्यूट्रॉन का, देखो न्यूट्रॉन में चार्ज कितना होता है 0, लेकिन ये वाली चीज किसको बताती है, अब याद करो ZXA ऐसा होता है फॉर्मूला, ये तो बताता है चार्ज को, यानी कितने प्रोटॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये किसको बताता है, हालांकि ये बताता तो प्रोटॉन को ही है, लेकिन फिलहाल अपन यहाँ पे इसको चार्ज के फॉर्म में समझ रहे हैं। तो ये बताता है टोटल एटॉमिक मास या न्यूक्लियर का मास। अभी फिलहाल मैंने न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी ये किसको बता रहा है, न्यूक्लियर मास को बता रहा है, यानी उस न्यूक्लियस का, यानी ये जो भी न्यूक्लियस है प्रोटॉन का या प्रोटॉन का खुद का भी तो साइज होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो उसका न्यूक्लियर मास कितना होगा, तो ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब देखो न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन एक ही होगा, प्रोटॉन तो हो नहीं सकता, तो प्रोटॉन तो कितना होगा 0 और 1 न्यूट्रॉन, यानी एक बराबर आपको कितना लिखना पड़ेगा 1, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन को कैसे लिखा है यहाँ पे 0 और 1। जब यहाँ 0 लिखा तो अब ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हो रही, इधर चार्ज कितना है +1, इधर कितना हो गया 0, इसका मतलब यहाँ कुछ ऐसा निकलना चाहिए जो इस रिएक्शन को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। और जब रिएक्शन को बैलेंस करवाना है तो यहाँ पे क्या निकल गया है +1 E0। अब ये +1 E0 जो निकला ये पॉजिट्रॉन नहीं है, ये क्या है, वैसे तो पॉजिट्रॉन ही है ये, लेकिन इसको हम दूसरा नाम देंगे क्या, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको हम, बीटा पार्टिकल, और पॉजिटिव तो है इसलिए पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, और एक बार निकलेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे उसको नेगेटिव बीटा पार्टिकल, वो रिएक्शन अलग है। तो यहाँ पर अभी क्या निकला, पॉजिट्रॉन निकला, जिसको हम क्या बोलते हैं बीटा पार्टिकल। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हम तो कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो बाहर जो रिवॉल्व करते हैं वो वाले नहीं है, ये आपस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन बैलेंस होने के लिए ऐसा हो रहा है, और रिएक्शन जब बैलेंस हो रही है तो बीटा पार्टिकल्स का ऑटोमेटिकली वहां क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन। यहाँ पे निकला, अब देखो चार्ज देखो तो +1 इधर 0 और ये फिर 1 हो गया 1, तो दोनों साइड में अपने चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो मास कंजर्वेशन देखना चाहे तो मास भी कंजर्वेशन है, इधर एटॉमिक मास कितना है, न्यूक्लियर मास 1, इधर न्यूक्लियर मास 1 और ये 0, तो 1 और 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियर मास भी इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का अभी भी अधूरी है, कंजर्वेशन अब जब आप पढ़ते लगे हो तो एक कंजर्वेशन और होता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, स्पिन कंजर्वेशन। स्पिन कंजर्वेशन के जरिए यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन अभी अधूरी है, गलत है, यानी इस रिएक्शन को हमको पूरा करना है तो यहाँ पर एक पार्टिकल और निकालना होगा, और एक ही पार्टिकल जब निकालेंगे तो इस पार्टिकल का नाम आपसे पूछता है कि ये न्यूट्रिनो क्या होता है,
क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में लास्ट ईयर ही है। व्हाट इज न्यूट्रिनो? व्हाट इज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस? न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो की परिकल्पना क्या है? तो न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें ना तो मास है ना चार्ज है। इसके अंदर कोई मास नहीं है, रेस्ट मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो देखो रिएक्शन में चार्ज कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं ला रहा है, लेकिन इसमें स्पिन होती है। इसके अंदर क्या होती है? स्पिन होती है। स्पिन कंजर्व करने के लिए यहाँ पे आया है। अब आपको स्पिन किसकी कितनी कितनी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है और न्यूट्रॉन की भी प्लस हाफ होती है, लेकिन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन की भी हाफ ही होती है। ये सब फर्मियंस होते हैं, अभी आपको नहीं बताया, चलो छोड़ो। लेकिन ये पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो प्लस हाफ होती है और एंटी पार्टिकल की क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट यानी माइनस हाफ होगी। तो इसकी स्पिन कितनी होगी? माइनस हाफ। अब अपन यदि कंपेयर करें बिना इसको लिखे तो यहाँ क्या होगा? हाफ और उधर तो जीरो हो गया। तो फिर रिएक्शन क्या होगी? कंजर्व नहीं, स्पिन कंजर्व नहीं है या फिर रिएक्शन वैलिड ही नहीं है। ये रिएक्शन नेचर में वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो वो दो चीज निकालेगा, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रिनो। बिना न्यूट्रिनो को निकाले वो हो ही नहीं सकता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यानी दोनों चीज निकलनी चाहिए तब जाके वो रिएक्शन वैलिड है, वो हो रहा है। क्योंकि यदि सारी कंजर्वेशन लो या बोलो नहीं हो रहा है तब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से लो को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं? चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और स्पिन कंजर्वेशन। और इसकी यहाँ पर ये कंजर्वेशन करने के लिए न्यूट्रिनो वापस कितनी स्पिन लेकर आता है? हाफ। तो देखो हाफ, ये जीरो, उधर क्या बचा? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाफ है और राइट हैंड साइड में भी टोटल कितनी है? हाफ ही। अब यहाँ पे रिएक्शन एकदम वैलिड है और हर तरीके से कंजर्व है। तो यहाँ पे हमने चार्ज कंजर्वेशन के साथ साथ और भी दो तीन कंजर्वेशन सीखने की कोशिश की। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो है, ये इंपॉर्टेंट है अगली प्रॉपर्टी आपके लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, सबसे पहले इसकी डिफाइन लिख लेते हैं और फिर इसका मीन भी समझेंगे। इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है आपका छोटा, एक नंबर का कोई क्वेश्चन बने तो बन जाए। चार्ज का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब ये है कि द होल चार्ज या द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज found in the integral multiple form of basic unit of charge. क्या लिख रहा हूं मैं? The whole charge या the net charge of a body is always found in the integral multiple form of basic unit of charge. This is called quantization charge. This is called quantization of charge. Basic definition जो है quantization of charge की यही है, लेकिन अपन इसको और भी तरीके से समझ सकते हैं। तो quantization का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि छोटे छोटे पैकेट्स। क्या मतलब है इसका? छोटे छोटे पैकेट्स, यानी जो कोई भी बॉडी है उस बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा या छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में पाया जाएगा। अभी ये कैसे? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि Q बराबर कोई बॉडी है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 6.2 into 10 raised to the power 18। ओके, ये मैंने ले लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने हैं? आप बताइए इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज कितना है? तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, Q बराबर N। ये फॉर्मूला भी कैसा है, इसी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब ये फॉर्मूला है, हालांकि इसको हम बाद में समझेंगे कैसे है। अभी एक बार चेक करते हैं तो देखिए इतनी वैल्यू रखने के बाद मेरे पास चार्ज की कितनी वैल्यू है, तो मैं चार्ज की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास देखिए, तो सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको गलत किया है। ये मैंने मान लिया कि चार्ज दे रखा कितना दे रखा 6.2 into 10 raised to the power 18 कूलम्ब दे रखा, और मुझसे पूछा है कि n कितना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करूं, यहाँ पर इसको फॉर्मूले को अप्लाई करूं, Q बराबर n into E। तो n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q कितना है
6.2 into 10 raised to the power 18 कूलम अपॉन E कितना होता है 1.6, ये याद होना चाहिए अपन को कि E का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। अब देखिए वहां पे कूलम से कूलम कट गया 10 raised to the power 18 और इसकी पावर माइनस ले लेते हैं ताकि अपन को वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाए। ये मैंने वैसे भी लेट की है, कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे बनाया, ये माइनस लेके चल रहा हूँ, इतना माइनस कूलम क्योंकि एक कूलम चार्ज ही बहुत बड़ा होता है, एक कूलम चार्ज की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये -18 में लेके चला तो देखो -18 से क्या हुआ -19 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे पावर कितनी बची सिर्फ 10 raised to the power -1। 1.6 को 6.2 से काटे तो 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बारह बोल गया 16 का 16 2 जा 32 और 16 4 जा 64, वो 6.2 है, 6.4 हो या 6.2 हो एक ही बात है, तो 4 बार ये कैंसिल हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास n कितना आ गया 4 और एग्जैक्टली करना चाह रहे हो तो एग्जैक्टली काट दो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 3 आएगा, फिर कितना बच गया 14, 48 के बाद में 62 माइनस करेंगे तो 62 में से 48 गया कितना बचा 14, 14 में लगाओ 0, बोलो टेबल 16 9 का 144 यानी 16 8 जब 16 8 का कितना होगा 128, पार्ट याद नहीं है तो पॉइंट लगा दिया और ये आ गया 3.8, 128 12 बच गया, फिर 0 लगाया, अब बोलो 12, 6 5 जा 80, 6 जा 96, 6 7 जा 16 7 जा 6 बोल दिया मैंने 16 है, 16 7 जा कितना होगा 112 और हमारे पास कितना है 120, यानी यहाँ पे आ गया 7, ऐसे चलते गए तो हमारे पास n कितना आ गया 3.87 अपॉन 10 raised to the power -1, नीचे -1 भी है भूलना नहीं है उसे, तो पावर -1 के ऊपर आएगी +1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 30.87 इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या रिजल्ट है हमारे पास, जो रिजल्ट आया 38.7 इलेक्ट्रॉन, यानी 38 तो पूरे इलेक्ट्रॉन है और 0.7 आधे पर्दे हैं। इसका मतलब यही है कि 6.2 10 की घात -18 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है 38 तो पूरे और 0.7 आते हैं। 38.7 को कैसे माना है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन कोई आधा थोड़ा होता है नहीं ना, यदि होता तो ऐसा होता है तो 38 इलेक्ट्रॉन आता है या फिर कैसा आता है 39 आता है, ये 38.7 के। तो यही है क्वांटाइजेशन कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में कोई भी चार्ज हमेशा पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ऐसे पॉइंट्स में नहीं होगा। उस चीज को हम कैसे बताते हैं कि द चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। ऑलवेज कैसा होता है डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। डिस्क्रीट बोलो तो एक है तो फिर किसी बॉडी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मान लिया गया है कि किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है। ऐसा नहीं है कि किसी में 7.8, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा ही होता है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। हो सकता है किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी में 6 हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी में कितना हो 6.5 हो, ऐसा नहीं होगा। यानी आपको ऑलवेज किस फॉर्म में मिलेगा इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। हम बोल सकते हैं -6 ही हो, -6 भी क्या है इंटीजर, तो अब डेफिनेशन पढ़िए द होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज फाउंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितना है, सबसे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज। तो इससे इंटीजर क्या होता है -1 +1 इंटीजर है, -1 -+2 +-3 +-4। इस तरीके से हम यदि देखें तो इंटीजर -∞ से +∞ तक होते हैं जिसमें 0 भी होता है। तो मैं इस डेफिनेशन से यदि चार्ज को डिफाइन करना चाहूं तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला आएगा कि Q बराबर कितना है N मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। N क्या है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल, यानी एक इंटीजर की वैल्यू है जो इसके साथ में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, और वो इंटीजर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, वो +-1 हो सकता है, वो +-2 हो सकता है, वो +-3 हो सकता है, वो एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा कैसा इंटीजर।
वो ऐसा नहीं होगा कि 3.5। तो चार्ज हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? पैकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और किस फॉर्म में होता है? इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी Q बराबर n ही होता है। और n बराबर क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो समझ ही गए, और इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको और दूं। हालांकि मैंने तो आपको पूरा एग्जांपल से समझा दिया कि यदि मैं हर कुछ ही वैल्यू उठा के चलूं गुलाम की, यदि हर कुछ ही वैल्यू ले लूं चार्ज की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि पूरी एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, तो वो चार्ज ही पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे बिल्डिंग का। ये कोई बिल्डिंग है, ये एंट्रेंस गेट है, इसको बोल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, इसको बोल रहे हैं सेकंड फ्लोर। क्या इसमें 1.5 फ्लोर होता है, या इसमें क्या 2.5 फ्लोर होता है? क्या नहीं होता ना? आधा फ्लोर होता है? क्या नहीं होता? जिस प्रकार किसी बिल्डिंग में फ्लोर एक के बाद एक फिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से फ्लोर होता है, उसी प्रकार चार्ज भी कैसा होता है? इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है। किसका? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? E, और इंटीग्रल मल्टीपल कौन है? n, यानी Q बराबर क्या होता है? n into E। यहाँ पे हम क्या याद रहे कि भूल जाओगे +-1 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो Q बराबर है। अब इससे कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छे से कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है। तो देखो क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना चार्ज? 1 कूलम्ब, यानी Q बराबर कितना जाएगा? 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकाला था, सॉरी चार्ज से क्या निकाला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था जस्ट पहले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 38.7। अभी वापस वही क्वेश्चन है, अब चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब, और बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हम जानते हैं नंबर Q बराबर क्या होता है? चार्ज बराबर n into E। n पूछा, यानी Q upon E। Q कितना? 1 कूलम्ब, E कितना? 1.6 and 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, 10⁻19 ऊपर गया, ये 19 1/1.6 पॉइंट हटाया 10 आ गया, 1 पॉइंट और दिया क्योंकि 16 में से 10 कटता नहीं है, तो इधर से उधर गया, ये हो गया 18, और ये 16 एकदम 16 16 6 96 तो कितना बचा? 4, और पॉइंट लगाते 40, और 16 2 जा 32, 8 बचे, 16 5 जा 80। तो आंसर कितना आ गया? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज। यानी 1 कूलम्ब चार्ज कितनी बड़ी वैल्यू है? 1 कूलम्ब चार्ज कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके बैठे। यानी हम जब स्टडी करेंगे, हम कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम उसमें 1 कूलम्ब चार्ज को कभी नहीं देंगे, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें आपको चार्ज मिलेगा माइक्रो कूलम्ब, आपको किसमें मिलेगा? माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब। आपको जैसे देगा 1 नैनो कूलम्ब अंदर 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, -9 कूलम्ब, -9 कूलम्ब लेने का मतलब क्या हो गया? यहाँ एक की जगह कितना रखा? 10⁻⁻⁻�9 से -19 कैंसिल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए ना। 1 कूलम्ब में इतने सारे हैं, तो 10⁻⁻�9 कूलम्ब में कितना होगा? थोड़े कम होंगे। तो मैंने भी तो कितना किया था? 6.2 कितना लिया था? 6.62 into 10⁻⁻18 कूलम्ब, इतना कम चार्ज लिया था, तब जाके आपके सामने एक परफेक्ट वैल्यू आई 38.7। अब आप सोचो कि यदि मैं वैल्यू ले लेता, कुछ ले लेता, नैनो ही ले लेता, और नैनो लेता तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? क्या उस इलेक्ट्रॉनों में मैं आपको समझा पाता कि ये पूरी संख्या पॉइंट्स में नहीं। मेरे को एक चीज बताओ, इस 6.25 into 10⁻18 में मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी लो यदि आप, तो क्या पता पड़ेगा मुझे? 10⁻18 है, हम गिन नहीं सकते। वैसे गिनती रहती है लाख, करोड़, अरब, खरब, आगे क्या पता ही नहीं। ये 10⁻18 है, 10⁻11 तक पता है खरब, उसके बाद क्या? तो बहुत ज्यादा है। तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब बहुत बड़ी है। चार्ज की वैल्यू आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि आप 1 से लेकर 100 तक बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब उन 100 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज कैसा आएगा? बहुत कम आएगा।
10⁻⁻17, 10⁻⁻16 कूलम इस तरीके से चार्ज है। तो आपको ये चीज समझ के चलनी है। और इसी से एक चीज और पता चल जाती है हमें, जो क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर बच्चा नहीं कर पाता है, कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वैलिड है? तो मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल और ये होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल। आप बायोलॉजी के हैं यदि तो आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पता होगा, और मैथ्स वाले हैं तो उनको चलो कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोपिक मैं सिखा दूंगा। माइक्रोस्कोप होता है बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को देखने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस टाइप के छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, जो एक तरह का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी है। क्या है ये? सूक्ष्म पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उसको हमें देखने के लिए कोई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। वो उस चीज का इतना बड़ा आकार बनाता है कि हम उसको आराम से फिर देख पाते हैं। बिना उसकी सहायता से हम छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको नहीं देख सकते। ये डस्ट पार्टिकल अभी दिख रहे हैं, रात में जो ये डस्ट है, ये सब पार्टिकल किसमें आएंगे? मैक्रो में। ये किसमें आएंगे? जो दिख रहा है वो मैक्रो है, जो नहीं दिख रहा है वो माइक्रो है। ये एक पार्टिकल डस्ट का, इसके अंदर पता नहीं कितने एटम है। ये तो बहुत बड़ा पार्टिकल है ना, इसके अंदर तो पता नहीं कितने एटम हो सकते हैं, क्योंकि एक एटम का आकार कितना होता है? महर्षि कणाद ने कहा कि जब घोड़ा रथ चलता है, रथ का जो घोड़ा भागता है, रथ का पहिया जब घूमता है तो उसके समय धूल उड़ती है, और उस धूल का एक कण का 1/16 पार्ट, एक धूल के कण का 1/16वां भाग क्या कहलाता है? एक एटम का साइज होता है। ये महर्षि कणाद ने मेरी बस दी थी, यानी बहुत छोटा, हम देख ही नहीं सकते। और उसमें भी अपन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की, यानी उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पता नहीं कितने सारा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत छोटा है, यानी हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक। और यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बड़ा है, जो बड़ा है। तो अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो वैलिड है, लेकिन क्या वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वैलिड है क्या? अब जब हम बात करें, यदि मैं बात करता हूँ Q बराबर 1 कूलम, तो आपको भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, सही नहीं हमने निकाली अभी। तो अब इस चीज में देखें हम, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें से मैंने बोला चलो 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट पता नहीं पड़ेगा। यानी जब हम चार्ज की बड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक वैल्यू लेते हैं, उस समय ये क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं रहता, क्योंकि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। लेकिन हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन ले लें या फिर 100 इलेक्ट्रॉन ले लें, अब इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हमको ध्यान पड़ेगा। यानी हम चार्ज की जब बहुत माइक्रोस्कोपिक वैल्यू लेते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक वैल्यू, जैसे मैंने ली थी 6.25 into 10⁻⁻18, हालांकि वो वैल्यू गलत थी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आधा पॉइंट 38.7, यानी वैल्यू किससे आ गई थी? पॉइंट्स फ्रैक्शन में आ गई थी। फ्रैक्शन वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इंटीजर वैल्यू ही हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो हम जब बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम की, तब चार्ज भी कैसा आएगा? बहुत कम आएगा। बहुत कम आएगा तो हम कहेंगे कि कैसा है? माइक्रोस्कोपिक जो वैल्यू होगी चार्ज की, बहुत कम वैल्यू, उस समय तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। लेकिन जब हम बड़े बड़े चार्ज की बात कर रहे हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, 1000 कूलम, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आने वाले, यानी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आने वाले? मैक्रो, बहुत ज्यादा वैल्यू। उसमें हमको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उस समय क्वांटाइजेशन हम चेक ही नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड नहीं होती। कहाँ पे होती है? ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने ये भी बात कर ली कि फ्रैक्शन फॉर्म में तो होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, चार्ज का फ्रैक्शन फॉर्म में होता है क्या? हमने बोला ना Q बराबर क्या? ऑलवेज एन, और एन की वैल्यू कभी भी 1/2 ऐसे नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा कैसे होगी? +-1 +-2 0 इस तरीके से। लेकिन अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई है, रिसेंट जो हाइपोथेसिस आई है, उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि चार्ज की 2 वैल्यू, एक तो ये और एक ये, यानी n बराबर कितना आ गया? 2/3, और एक n बराबर कितना आ गया? ये फॉर्मूला लेते हैं, Q बराबर n, Q बराबर n। अरे फॉर्मूला होता है ना, n की वैल्यू कितनी लगेगी?
एक तो 2/3 प्लस में, एक माइनस 1/3, और इसको बाहर लगाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.66, चलते जाएगा। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कर रही है। एक्सेप्शनली ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, ये पता लगाया साइंटिस्ट गेलमान ने बताया। और इन दोनों स्पेसिफिक वैल्यू जो कि एक्सेप्शनली नेचर में पाई जा रही है या हाइपोथेसिस है, इस चीज को नाम दिया गया नया जो है क्वार्क्स। ये क्या है? क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये है सब एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं सब एलिमेंट्री पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एटम इनसे मिलकर बना है। एटम हमारा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। शुरुआत किससे हुई? एटम से। ऐसे कहते हैं एटम बना, मॉलिक्यूल बना, एटम एटम जुड़ा, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बना, कंपाउंड से फिर हर चीज बना, ऐसे बना। तो सबसे छोटा कौन है? एटम। और हमको फिर पता चला कि एटम से भी छोटे सब एलिमेंट्री, और हमको पता पड़ा कि सब एलिमेंट्री से भी छोटे कौन? क्वार्क्स। और क्वार्क्स से मिलकर कौन बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर पता लगाना चाहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से कैसे मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने बोला कि अभी बताते हैं अभी आप, लेकिन उससे पहले इनका नामकरण तो कर दो। अरे इनको नाम तो दे दो। तो इसका नाम दिया, तो इसका नाम क्या है? अप। तो तेरा नाम अप हुआ, और तेरा नाम? तो मेरा नाम डाउन हुआ। कौन सा क्वार्क? डाउन हुआ। हालांकि क्वार्क 6 प्रकार के, क्वार्क कितने होते हैं? 6। लेकिन अपने काम होगी 2 से ही पढ़ रहा है, 2 से ही पढ़ रहा है, 2 को ही समझ लेते हैं। तो देखो अब क्वार्क और डाउन क्वार्क क्या हुआ? Q बराबर +2/3 E अप क्वार्क है, और Q बराबर -1/3 E कौन सा क्वार्क है? डाउन क्वार्क है। अब देखो बेटा, प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? इसके लिए पता लगाया हमने UUD। U मतलब अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी? +2/3, प्लस फिर अप क्वार्क की कितनी? +2/3, प्लस फिर डाउन की कितनी? -1/3। तो चार्ज जब देखा, टोटल चार्ज निकाला प्रोटॉन का और इसको सोल्व किया, क्योंकि इनसे मिलकर बनाया तो इन पे जितना जितना चार्ज होगा वो ही किसका चार्ज होगा? प्रोटॉन का। तो जब इसको जोड़ा तो हमारे पास एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ गया 4 + 4 -1 यानी 3, कट गया कितना आ गया? 1। और पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1। तो यानी ये सही है। UUD यानी कि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर कौन बना होता है? एक प्रोटॉन बना होता है। साथ ही कि फिर न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना? तो न्यूट्रॉन DDU, 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। और जब चेक किया तो -1/3 +2/3 चार्ज जब निकाला तो चार्ज कितना आ गया? रेशियो -1 -1 -2 और +2 0 और 0/3 0। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है? 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो कैसा बना है? 2 तो U और एक D का। और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना? 2D और एक। तो मैंने U को बड़ा बनाया और D छोटा बनाया, क्योंकि U की वैल्यू ज्यादा है, हमें पता है। इसके अलावा और भी 4 तरह के क्वार्क होते हैं। एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, एक होता है चार्म और एक का नाम होता है स्ट्रेंज। उन सब की वैल्यू आपके नोट्स में लिखी हुई है। ये की यही वैल्यू है। टॉप की वैल्यू 2/3, बॉटम की वैल्यू -1/3, चार्म की वैल्यू +2/3, स्ट्रेंज की वैल्यू -1/3। साथ ही इनके एंटी क्वार्क भी बता रखे हैं। नोट्स में आप देखेंगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम क्लियर हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बताओ कितना चार्ज होगा, या इतना चार्ज है तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर N × E1, जहाँ पे या तो N पूछेगा या Q पूछेगा। ठीक है, बाकी सारी रामायण कोई नहीं पूछेगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है। आप जब इसमें आगे बढ़ ही रहे तो आप एक एक पॉइंट को एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए पढ़ेंगे और कोई भी चीज को खाली नहीं जाना। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज फिनिश। अब इसके बाद
टॉपिक आज और कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम फोर्स से। अभी हम पढ़ेंगे चार्जेस को प्रोड्यूस करने के मेथड्स। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ producing charge on in a bodies। तो मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, तो देखो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके ज्यादा आता नहीं है, वैसे तो फ्रिक्शन ये सब आपके ज्यादा आसान से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है सीबीएसई में। तो एक तो होता है फ्रिक्शन मेथड और एक होता है कंडक्शन मेथड और एक थर्ड जो होता है वो है इंडक्शन मेथड। तो आप इसके नाम याद रखें। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फ्रिक्शन मेथड का मतलब क्या है कि जब कोई भी दो, ध्यान से समझो बेटा, दो कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटिंग होनी चाहिए। दो इंसुलेटिंग और साथ ही कैसी होनी चाहिए? न्यूट्रल। यानी दो बॉडी ऐसी कि दोनों इंसुलेटिंग और दोनों न्यूट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास की रोड और एक सिल्क का कपड़ा, सिल्क और ये ग्लास रोड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब ग्लास रोड को सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास पे तो पॉजिटिव चार्ज रहता है और सिल्क पे कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज। यानी ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उठ के कहां चले जाते हैं? उसमें चले जाते हैं। इधर के जो प्लस प्लस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? न्यूट्रल। यहाँ के नेगेटिव उधर चले गए, इसलिए ग्लास पे क्या बच गया? प्लस बच गया सिर्फ। और इधर जो प्लस प्लस थे वो तो इनके माइनस आने से क्या हो गया? न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या रह गया था? माइनस। यानी एक बन गई पॉजिटिवली चार्ज और एक बन गई नेगेटिवली चार्ज। ये थी ग्लास रोड, ये थी सिल्क। ये हमने पढ़ा है। यानी फ्रिक्शन करने से क्या हो रहा है कि एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला था कि इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसका रीजन सुनिए। तो देखो क्या होता है कि जो दोनों बॉडी है, इन दोनों बॉडी का कुछ वर्क फंक्शन होता है। मैंने क्या बोला? WF। WF मतलब वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को आप इस तरीके से समझो कि वो मिनिमम एनर्जी, वर्क मतलब क्या होता है? एनर्जी। और वर्क फंक्शन का मतलब भी क्या है? एनर्जी से ही। वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी बॉडी को दी जाए तो वो उस एनर्जी को लेके उस बॉडी के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस बॉडी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, वो इलेक्ट्रॉन जो उस बॉडी से फ्री होना चाह रहे हैं। यानी कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, एक गड्ढा बना के समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस, ये चारों तरफ ऑर्बिट्स, लास्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से कैसे बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए। ऐसा हम मान सकते हैं कि इनका अट्रैक्शन फोर्स कैसा है? इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में थोड़ा सा कम है। और इनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, यदि थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो ये ऐसे बाहर निकल सकते हैं। ऐसा हम मान के चलो। तो कितनी एनर्जी दी जाए कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वो एनर्जी की वैल्यू क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। यानी किसी भी बॉडी का वर्क फंक्शन जितना कम, उसको उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी निकल जाएगा। यानी यहाँ पर ग्लास रोड में क्या होगा? ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल गए क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? सिल्क की तुलना में कम होता है। यानी सिल्क के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी। और जब आपने रब कराया, उस रब से जो हीट उत्पन्न हुई, उस हीट से ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के कहाँ चले गए? वो सिल्क पे चले गए। और उस सिल्क के जो प्लस चार्ज करंट को उन्होंने कर दिया न्यूट्रल, जिससे वो तो बन के नेगेटिवली होगी। तो रीजन क्या है? वर्क फंक्शन। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन हाईली जो वर्क फंक्शन वाली बॉडी है उसमें चली जाती है। एक रीजन है। अब हम यहाँ पर बात करें कि ऐसे और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ये तो अपन ने देख ही, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं कि भाई किस किस में कौन सा चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज किस में होगा, नेगेटिव चार्ज किस में होगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे तो हम लिख देंगे बॉडीज के नाम और यहाँ पे लिख देंगे हम चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन कौन सी होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन कौन सी। तो देखो कॉम्बिनेशन है, एक तो ग्लास रोड और यहाँ पे क्या था? सिल्क क्लॉथ। फिर देखें तो यहाँ पे आएगा क्रेट फर, बिल्ली की खाल। तो यहाँ आ जाएगी एबोनाइट की बोर्ड। एबोनाइट भी एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल पे प्लस जो पॉजिटिव साइन है वो आ जाता है और एबोनाइट रोड पे कैसा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
इसके अलावा बात करें कैट फर के अलावा तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वूल, वूल मतलब ऊन, और यहाँ पे क्या लेते हैं प्लास्टिक रोड को जो वूल यानी ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव साइन आता है, रोल पे पॉजिटिव साइन आता है। और यहाँ से देखिए आप, ये है कॉम्ब और ये है ड्राई हेयर। सर गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा ड्राई हेयर और यहाँ क्या आएगा कॉम्ब। तो जब कंघे को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो कंघे पे नेगेटिव चार्ज और ड्राई हेयर पे कैसे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे याद रहेगा, बढ़िया से। एक रोड को छोड़ तो बाकी जितने भी रोड है सब पे कैसा है नेगेटिव। इबोनाइट रोड, प्लास्टिक रोड, कॉम भी एक तरह की रोड ही तो, यानी इन तीनों रोड पे कैसा वाला नेगेटिव। कौन सी रोड पे पॉजिटिव आ रहा है, एक ही रोड है ग्लास रोड, उस पे पॉजिटिव है। बाकी जितने भी कपड़े, कैट फर कपड़ा ही होता है, एक तरह कपड़ा बनता है बिल्ली की खाल के से कोई बना देता है कपड़ा, वूल ऊन होती है और ड्राई है, इन सब पे कैसा आएगा पॉजिटिव। लेकिन सिल्क यानी फर्स्ट फेज को छोड़ दो तो जितनी सॉलिड रोड्स हैं उन सब पे नेगेटिव, और जितने कपड़े टाइप की चीजें हैं, बाल भी कपड़े जैसे हैं तो क्या हो गया पॉजिटिव। यानी फर्स्ट ग्लास और उसको ध्यान रखना है उस पे ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव, बाकी जितने भी रोड है उस पे नेगेटिव, और जितने भी वूल, कैट फर, ड्राई हेयर सब पे कैसा पॉजिटिव। आ रही बात समझ। तो ये हो गया आपके फ्रिक्शन मेथड, रिजल्ट। अब देखो कंडक्शन। तो जिस तरीके से हमने फ्रिक्शन में समझा कि दो इंसुलेटिंग बॉडी, दोनों न्यूट्रल, और चार्जिंग कितनी बॉडी हुई, दोनों की दोनों, और कैसे नेचर की, अपोजिट नेचर, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस हुई तो एक माइनस। तो कंडक्शन में ऐसा नहीं होगा, कंडक्शन में कुछ अलग बात है। कंडक्शन देखो, कंडक्शन चालन विधि क्या बोलते हैं इसको, चालन विधि। चाय याद आई, चालन विधि। चाय आई, चाय पीनी, क्या बात है, चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सुबह सुबह एक कप पी लेना चाहिए, उससे क्या नींद उठ जाती है और अपन टाइम पे उठ जाते हैं। बाकी तो चाय दिन में नहीं पीनी चाहिए। चलो कंडक्शन मेथड। एक बात बताऊं तुम्हारे को, बहुत तगड़ी याद आई मेरे को। हमारे घर में एक रैबिट है, उसका नाम है मीकू। और जब चाय बनती है मेरे लिए तो उस चाय की जो छानने की आवाज होती है ना, छलने की, वो छलने की आवाज को सुन के बाहर आया था कि हाँ भाई चाय रेडी है और अब ले आओ मेरे सामने चाय। इतना जबरदस्त चाय का उस्ताद है कि उसको खुशबू और वो आवाज, भले दिन में किसी भी समय आप चाय बनाओ उसको पता पड़ जाता है कि चाय बन रही है, और वो जहां पर भी बैठा हो वहां से भाग के आगे खड़ा हो जाता है कि अब चाय पिलाओ मुझे। मतलब देखो चाय का एडिक्शन। और उसको चाय पिलाते हैं बाघ बकरी। बाकी नवरत्न वाली चाय नहीं पीता हूँ, बड़ा नवरत्न फेमस है ना, लेकिन नवरत्न वाली चाय वो पीता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नवरत्न की आदत ही नहीं, उसको आदत है बाघ बकरी। एक दिन हमने क्या नवरत्न वाली चाय बना ली, उसने कुछ नहीं दी, मतलब उसको बाघ बकरी चाहिए। अब देखो जानवरों में भी एडिक्शन है चाय का, जबरदस्त। तो ये बात है, चालन से चाय याद आ गया। कंडक्शन में इसमें याद रखो, दोनों ही कंडक्टिंग, दोनों बॉडी कैसी, अरे दोनों ही कैसी कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, दोनों ही बॉडी कैसी आनी चाहिए। अब ना तो ग्लास ना सिल्क, ग्लास भी इंसुलेटिंग था, सिल्क भी इंसुलेटिंग था। अब यहाँ पे दोनों ही बॉडी कैसे आने वाली, कंडक्टिंग यानी या तो आपको दोनों ही रोड कैसी लेनी है लोहे के लिए। लेकिन इन दोनों कंडक्टिंग बॉडी में एक तो आप लेना चार्ज, एक तो पहले से कैसी होनी चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, और एक कैसी लेनी है, न्यूट्रल। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कंडक्शन मेथड से दोनों ही बॉडी को चार्ज करते हैं। एक तो पहले से लेनी है और एक को ऐसे लेनी है न्यूट्रल, और दोनों कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग बॉडी। ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे लेते हैं एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है, और देखो इसको कैसे रखो, एकदम चिपका दो, कॉन्टेक्ट। लेकिन याद रहे कॉन्टेक्ट जब किया तो रगड़ नहीं खानी चाहिए। कॉन्टेक्ट जब हो गया तो रगड़ खाएगी तो फिर फ्रिक्शन मेथड से चार्ज हो जाएगा। अपन को किससे करना है अभी, सिर्फ कंडक्शन, बिना रगड़ खाए बिना फ्रिक्शन किए दोनों को बिल्कुल टच करा के रख दिया अड़क। एक कौन सी ए, दूसरी बी। बी को मैंने बोला कैसी है, न्यूट्रल, और ये कैसी है, इसको अपन ले लेते हैं जैसे पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज ले लिया, जैसे 4 प्लस ले लिया,
और ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें 2 प्लस और 2 माइनस न्यूट्रल होगी। वो पॉजिटिव चार्ज उसमें 4 है, इसमें 2 प्लस 2 माइनस 0, नेट चार्ज कितना 0 न्यूट्रल है। हाँ भाई, तो अब जब इनको कांटेक्ट में रखते हैं तो इधर से क्या होता है कि 2 प्लस तो जा नहीं सकते, याद रखो प्लस कभी नहीं करता है, जाता कौन है इलेक्ट्रॉन। तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे उधर, और इन दोनों को क्या कर देंगे न्यूट्रल। तो फिर हमारे पास जो बचेगा A और जो बचेगा B, तो इस पे कितने बचे 2 प्लस और इस पे कितने बचे 2 प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस तो इन दोनों से माइनस के साथ जोड़ के कैसे हो गए 0, न्यूट्रल हो गए 0। तो क्या मतलब न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पे भी 2 प्लस बच गए, यहाँ पे भी 2। तो आपकी जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी बन चुकी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है जितना फर्स्ट बॉडी का है उतना ही। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेम नेचर की चार्ज बॉडी, सेम नेचर की चार्ज बॉडी बनाने के लिए और सेम मैग्नीट्यूड की बनाने के लिए कौन सा मेथड काम आता है, तो कंडक्शन मेथड है। और दोनों बॉडी न्यूट्रल लेके दोनों को अपोजिट नेचर की चार्ज बनाने के लिए कौन सा मेथड काम आता है, फ्रिक्शन। इंडक्शन तो बढ़ाएंगे तो उसको सोचना ही है ना। अब फ्रिक्शन और कंडक्शन का क्वेश्चन बना बात आगे समझ में, एक क्वेश्चन कर दो देखिए तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी तेरा मास तेरा चार्ज Q, बी बॉडी तेरा चार्ज Q/2, तेरा चार्ज कितना है Q/2, और सी बॉडी 3 रख लेते हैं अपने की कमी थोड़ी। इसका चार्ज कैसा है 0, यानी ये दोनों की चार्ज है और ये कैसी है, अरे न्यूट्रल है, ये कैसी है न्यूट्रल। इसको भी न्यूट्रल लेने की इच्छा है, चलो एक पॉजिटिव लेके चलते हैं, 2 को चार्ज करते हैं। इसको भी कैसे लेंगे Q बराबर 0 न्यूट्रल। तो मैंने बोला कि A को B से करो क्या कांटेक्ट, कंडक्शन मेथड में क्या कराना है कांटेक्ट। A को B से कराओ कांटेक्ट, तो A को B से कराया कांटेक्ट, तो A पे कितना आ गया Q/2, B पे भी कितना आ गया Q/2। क्या बात सही है, अरे आधा हो जाएगा। वो 4 था उधर तो 0 था, तो इधर 4 में से 2 कहां चला गया, अरे उधर नहीं गया, उधर का 2 इधर आ गया, उधर 2 बढ़ गया, इधर 2 हो गया। ऐसा हुआ था अभी, अरे थोड़ी देर पहले ऐसे तो किया था, एक तरफ 4 था एक तरफ 2 प्लस 2 माइनस 0 थे, इधर के माइनस है कि उधर भी 2 बढ़ गया इधर भी 2 बढ़ गया, यानी सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, इसमें Q इसमें 0, तो ये जब टच होगा तो इसके जो 0 होने का मतलब इसमें जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव, वो नेगेटिव इधर जाएगा, और इसके जो पॉजिटिव है उसके आधे को क्या कर देगा 0, तो इधर कितना बचेगा आधा, और इधर भी कितना बच जाएगा पॉजिटिव वाला आधा, तो आधा आधा। अब इसको टच कराया मैंने, बोला A को B से करा दिया, अब C को क्या करो A से करा दो और C को B से भी करा दो। A को किससे करा दो, C को A से भी करा दो, B से भी। तो C को इससे कराएंगे तो A पे तो कितना आ गया Q/4, इसका आधा, C पे कितना आ जाएगा Q/4 है, अरे इसका आधा हो जाएगा। तो और अब B को भी वापस किससे कराना है C से, तो जब B और C को कराएंगे तो देखो इसका Q/2 इसका Q/2, टोटल चार्ज कितना होगा आधा प्लस 4 3/4, यानी 3/4 Q, यानी अब जब ये टच करेंगे B और C तो 3/4 Q का आधा आधा, यानी अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ Q/2 प्लस Q/4 कितना होगा 3Q/4, और इसका आधा 3Q/8, यानी आपके पास अब देखो बेटे सब कुछ होने के बाद देखो A बॉडी पे तो कितना रहा Q/4, ये रहा, B बॉडी पे कितना आ जाएगा 3Q/8, और ये जो आपकी C बॉडी है इसमें भी कितना आ जाएगा 3Q/8। इस तरीके से आपका पूरा मेथड काम करता है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा किसे बताओ इसका चार्ज कितना है 10 गुना में, इसका बताओ जरा इसको तो बताओ लास्ट में कितना है, तो 10 है, तो पहले इसको जोड़ा 5 5, और फिर इसको इससे जोड़ो तो 2.5, और फिर इस पर 5 था इस पर 2.5 था तो 7.5, तो 7.5 का आधा था कितना 3.5 कितना रहा 7.5 का आधा क्या होता 3.75, नहीं ये कुछ नहीं आता है
3.75 सही कह रहा 3.75 सही है या 6.5 होगा सही पता नहीं 7.5 लग रहा है हाँ 3.75 सही है तो 3.75 तो हो जाएगा बी और सी पे और ए पे कितना 2.5 ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो आप ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो कंडक्शन मेथड आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे काम करेगा तो आप इसको बहुत अच्छे से अब जो इसका लास्ट आज हमारा लास्ट टॉपिक है इंडक्शन मेथड देखो इसका मतलब समझो बेटा इसमें ना तो रगड़ना और नहीं टच करो ना तो क्या करना है फ्रिक्शन और ना ही करना है कांटेक्ट अब इसमें रखना है दूर दूर लेकिन इतना दूर भी नहीं कि एक दूसरे को देख ही नहीं पाए ऐसा दूर आसपास भी है लेकिन कांटेक्ट में नहीं मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते तो फिर दूर दूर से क्या करते हैं एक दूसरे को इंड्यूस क्या करते हैं एक दूसरे को इंड्यूस का मतलब प्रेरित इंडक्शन मेथड तेरा दूसरा नाम प्रेरण भाव प्रेरित करते हैं जिस प्रकार कोई एनर्जेटिक आदमी या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उसके संपर्क में आप आते हैं तो आपके अंदर भी एक एनर्जी फील होती है कि हाँ हम में भी कुछ आपको भी इसको देख के कुछ करने की ललक जगती है आपके अंदर कि हाँ ये ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं उसी प्रकार जब एक बॉडी के पास दूसरी बॉडी को बिना कांटेक्ट कराए जब हम रख देते हैं तो उसका जो चार्ज होता है कहीं ना कुछ इंड्यूस या प्रेरण प्रभाव एक्सपीरियंस करता है वो कैसे करता है वो समझते हैं तो इसके अंदर कंडीशन क्या है दोनों बॉडी कैसी भी ले लो कंडक्टिंग ले लो इंसुलेटिंग ले लो कोई कंडीशन नहीं है तो कोई भी दो बॉडी ले लो दोनों में से ध्यान रखना एक कैसी होनी चाहिए चार्ज और दूसरी कैसी होनी चाहिए न्यूट्रल यानी एक चार्ज और एक न्यूट्रल यानी कंडक्शन वाली कंडीशन है लेकिन वहां कंडीशन क्या थी दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए थी कंडक्टिंग यहाँ कोई कंडीशन नहीं वहां पर कांटेक्ट में लाने के बाद कंडक्शन मेथड से जो चार्ज उत्पन्न हुआ वो कैसा था सेम नेचर का यहाँ पर कैसा नेचर का चार्ज उत्पन्न होगा अपोजिट नेचर कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि मैं इसको नेगेटिवली चार्ज ले लूं कैसा ले लूं बेटा नेगेटिवली चार्ज किसको ए को तो इसके ऊपर कैसा उत्पन्न होने वाला है पॉजिटिवली चार्ज होने वाली है लेकिन अभी फिलहाल अपन इसको कैसे लेके चल रहे हैं न्यूट्रल का मतलब जितना प्लस उतना ही तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ प्लस माइनस इस तरीके से लिखा हुआ है चार्ज के अंदर ए बॉडी और बी बॉडी बिना कांटेक्ट के हमने रखे जैसे हम इसको एक दूसरे के पास अभी थोड़ी देर तो अपन ने कैसे रख दिया इसको दूर रख दिया थोड़ा दूर रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें तो वीडियो रुक गया नहीं रुक गया ना चल रहा है भाई वीडियो थोड़ा सा इधर रख दीजिए बस तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली है एक को और एक कैसी ली है हमने न्यूट्रल अभी थोड़ी देर दूरी पे रख रखी नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करना चाह रहे हैं अपोजिट नेचर की बॉडी बनाने के लिए इंडक्शन मेथड लगाना चाह रहे हैं इंडक्शन मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं सेकंड कंडीशन इन दोनों बॉडी को थोड़ा पास रख दीजिए तो फटाफट करते हैं इसको ए बी इस पे नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के कारण इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा किधर जाएगा उससे अट्रैक्ट होगा तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस कोने पे आगे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव से कैसे करेगा रिपेल प्रेरित होगा ना भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव होता तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करती और पॉजिटिव को रिपेल करती या नेगेटिव है तो पॉजिटिव इधर की तरफ और नेगेटिव किधर आ जाएगा दूसरे कोने की तरफ ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी सेकंड अभी तक क्या हमने कांटेक्ट कराया क्या हमने इसको फ्रिक्शन कराया नहीं थर्ड कंडीशन देखो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी ए बी ये नेगेटिव ही है ये प्लस 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 ये माइनस माइनस और इसको मैंने क्या कर दिया जमीन से कनेक्ट ये अर्थ है अर्थ से किसी कंडक्टिंग वायर कोई भी लोहे का तार लिया और उस बॉडी को कनेक्ट किया और किससे जोड़ दिया अर्थ से जोड़ दिया
जिससे क्या होगा कि ये अर्थिंग होगी इस चीज को क्या कहते हैं, किसी बॉडी को जमीन से किसी कंडक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट कर देना अर्थिंग कहलाता है, या फिर ग्राउंडिंग कहलाता है। क्या होता है, ग्राउंड कहते ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से क्या होगा, ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये सारा का सारा क्या चला जाएगा। अपन ने किया था पेट्रोल जो टैंकर था उसके साथ एक चेन लट गई थी, तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, जमीन पे चला गया। सिमिलरली सारा का सारा चार्ज का चला गया जमीन में। तो हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, तो ये बॉडी ए बी, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या बच गया सिर्फ प्लस, और ये ग्राउंड में चला गया सिर्फ। अब इस ग्राउंड को हटा दो, ये हटा दिया, तो अब कितना बचा प्लस प्लस प्लस। इस बॉडी को हटा दो तो ये फिर इधर कोना में क्यों रहेगा, ये तो फिर आराम से फैल जाएगा ना, आराम से फैल जाएगा। तो हमारे पास बी बॉडी जो थी वो कैसी उत्पन्न होगी, बी पहला कैसी थी न्यूट्रल, अब ये कैसी होगी पॉजिटिवली चार्ज, यानी अपोजिट नेचर की बॉडी बनाने के लिए हम इंडक्शन मेथड यूज करते हैं। इसमें ना तो हम टच करते हैं ना रगड़ कर फ्रिक्शन करते हैं, उसको थोड़ी सी दूरी पर रखते हैं, जिसके कारण चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव जो रिपेल हुआ उसको ग्राउंड करके जमीन में भेज सकते हैं, और फिर ग्राउंड और बॉडी दोनों को, चार्ज जो बॉडी है उन दोनों को हटा देने के बाद आपकी जो बॉडी थी जो न्यूट्रल थी वो कैसी अपोजिटली चार्ज नेचर की, अपोजिट चार्ज नेचर की ये बन जाती है। इसी तरीके से आपको प्लस की भी बनानी थी, और आपको जैसे वो कहते था कि भाई बी को नेगेटिवली बनाओ, बी को कैसी बनाए नेगेटिवली, तो आपको फिर ये क्या देना था या प्लस देना था। प्लस लेते तो क्या होता, जो प्लस लेते तो इसको अटैक करता, माइनस को इधर क्या आ जाता प्लस, इधर प्लस आ जाता, इधर क्या आ जाता माइनस। तो अब जब ग्राउंड करते हैं तो अब ये माइनस तो है नहीं जो नीचे जाएगा, वो प्लस कभी भी जाता नहीं, तो इसका मतलब ग्राउंड में कैसा काम होगा बेटा ये समझना। ग्राउंड जो होता है उसमें दो तरीके से होता है, यदि माइनस यहाँ है तो सारा नेगेटिव नीचे चला जाए, और यहाँ यदि पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि यहाँ ग्राउंड से नेगेटिव ऊपर आ रहा है, नीचे से नेगेटिव चार्ज कहाँ है ऊपर आ रहा है, और इन तीनों को क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा। तो ये तो खत्म, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, यहाँ पर कोने पे माइनस माइनस माइनस, कब जब यहाँ बॉडी पड़ी होगी, ये अटैक करने के लिए बॉडी रख रखी है आपने तो नेगेटिव, और इसको जैसे ही हटाया ये चार्ज भी क्या हो जाएगा आराम से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, यानी आपको अपोजिट नेचर की चार्ज बॉडी मिल जाएगी, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपको मिल जाएगी। तो आपके एनसीईआरटी के ग्रुप में क्वेश्चन दे रखा है कि क्या आप इंडक्शन मेथड से अपोजिट नेचर की चार्ज बॉडी उत्पन्न कर सकते हैं, यदि हाँ तो बताओ कैसे। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके विद डायग्राम आंसर देना है, और उसको दे रखा है एग्जाम्पल है, आप उसको करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे कूलाम लॉ से स्टार्ट करके फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक हम जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।